Assalamu alaikum and welcome to 5 Talking Points powered by Gem Armor. आज हम बात करेंगे, ये हमारा पोस्ट मैच शो है on the much awaited match between Pakistan and India. Unfortunately, जो मैच था वो मुकम्मल नहीं हो सका because of rain. The match got suspended due to rain, but we saw that India managed to score 266 runs. They put on the scoreboard. They won the toss first. They decided to bat. एंड वी सॉ पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक, उनके जो पेसर्स थे उन्होंने बहुत अच्छा डिलीवर किया पाकिस्तान के लिए. उन्होंने तमाम विकेट्स ली पाकिस्तान के लिए, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और नसीम शाह. लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में अब डिस्कस करेंगे हमारे पैनलिस्ट के साथ जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है. तो आइए उधर आगे बढ़ते हैं. तो चलिए अब हम चलते हैं 5 टॉकिंग पॉइंट्स पे और बात करते हैं हमारे स्पेशल पैनलिस्ट से जो हमें एनालिसिस देंगे इस पहला जो एशिया कप का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकाबला हुआ है उसके बारे में. सबसे पहले जो हमारे इस वक्त गेस्ट हैं वो हैं पाकिस्तान के फॉर्मर क्रिकेटर वहाब रियाज. वहाब भाई, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. थैंक यू वेरी मच. मैं आप सुनाए ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, थैंक यू सो मच. और देन वी हैव एन इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जिसका आप सबको पता ही होगा, अविनाश आर्यन. अविनाश, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस. थैंक यू मैम बुलाने के लिए. Of course. And then, of course, we've got someone that we had in our last 2 discussions as well, Mr. Rahul Rawat, another Indian sports journalist. Thank you, Rahul, for joining us yet again. Thank you, Mac. Thank you for having me on the show. Of course. चलिए अब ज़्यादा डिले नहीं करते और अब फर्दर डिस्कशन में जाते हैं आज के मैच के बारे में, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया. सबसे पहला सवाल जो मैं पूछना चाहूँगी कि ऑब्वियसली अनफॉर्चुनेटली फैंस के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था, हम सब के लिए बहुत डिसअपॉइंटिंग था कि मैच रेन की वजह से सस्पेंड हो गया. हमने सिर्फ पहली इनिंग्स देखी जिसमें वी सॉ द बेस्ट बॉलिंग अटैक, जो पाकिस्तान जिसको माना जाता है बेस्ट बॉलिंग अटैक. वी सॉ देम अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट बैटिंग लाइनअप्स जो इंडिया को माना जाता है. तो वहाँ भाई, आप मुझे सबसे पहले बताएं कि अगर आप इस पर्सपेक्टिव और इस नज़रिए से आप मैच को देखेंगे तो आपकी क्या मैच के बारे में राय होगी जो हमने पहली इनिंग्स विटनेस की. देखिए, मेरा ख्याल है कि क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप को. जिस तरीके से शाहीन ने वो प्रेशर रखा उनके ऊपर और इक्वली वेल बोल्ड बाय नसीम शाह. आई थिंक उन लोगों ने शुरू में प्रेशर रखा. नया बॉल बहुत इंपॉर्टेंट था. जैसे बात की थी कि इंडिया का टॉप ऑर्डर वो आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए. और उसके बाद फिर जिस तरीके से हारिस रऊफ आए एक टाइम पे, आई थिंक श्रेया शाह बहुत अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट था कि उन्होंने पुल किया और वो क्या कहते हैं फील्डर के हाथ में चला गया. सो आई बिलीव कि एक अच्छा मैच था. अगर पूरा मैच होता तो बड़ा अच्छा कम्पिटिटिव मैच होना था, क्योंकि थोड़ा सा इंडिया जो है उसमें आई थिंक हार्दिक पांड्या और ईशान किशन को जो है वो क्रेडिट देना पड़ेगा. जिस तरीके से उन्होंने इनिंग्स बिल्ड की नीचे जब 4 आउट हो गए थे 50 पे, तो यूजुअली आप नहीं देखते कि ऐसी बॉलिंग लाइनअप के खिलाफ स्कोर जो है वो 260 प्लस हो जाएगा. सो आई थिंक ओवरऑल अच्छा था. कंडीशन मुश्किल थी. इंडियन बैट्समैन ने भी अच्छा खेला. पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग एज एक्सपेक्टेड वाज आउटस्टैंडिंग. तो अच्छा मैच रहा है ओवरऑल. डेफिनेटली. अच्छा राहुल, अब मैं आपसे इसी क्वेश्चन पर ओपिनियन लेना चाहूंगी जो मैंने वहाब भाई से अभी पूछा है. जी डेफिनेटली हर कोई चाहता कि पूरा मैच होता. एक अच्छा, काफी वक्त से इस मैच का इंतजार हो रहा था. अच्छा होता कि ये मैच पूरा होता, क्योंकि दोनों टीमें आई थिंक कुछ पॉजिटिव्स भी लेके जाएंगी, कुछ नेगेटिव्स भी होंगे. इंडिया ये सोचेगी कि यार टॉप ऑर्डर एक कुछ मेंटल डीमंस थे. और मुझे याद है पिछले शो पे वाब भाई ने बताया भी था, इनफैक्ट कहा था कि अगर इंडिया को या पाकिस्तान को ये मैच जीतना है तो शुरू में आप इनका टॉप ऑर्डर स्पेशली रोहित शर्मा को निकाल लीजिए, तो हाफ द जॉब इज डन. पाकिस्तान ने वो काम तो कर लिया था. इंडिया के मिडिल ऑर्डर में थोड़ी बहुत वल्नरेबिलिटीज थी, जो इंडिया ये सोचेगा कि ईशान किशन के जो रन आए और हार्दिक पांड्या के जो रन आए वो एक बड़ा पॉजिटिव था. बट पाकिस्तान एक वक्त पे ऐसा लगा कि जल्दी इंडिया को निपटा देगा, बट देन मे बी दे लेट इंडिया ऑफ द हुक. बट उसके लिए आपको क्रेडिट ईशान और हार्दिक पांड्या को भी देना पड़ेगा. डेफिनेटली. अच्छा अविनाश, आप मुझे बताएं कि जो आपने दोनों के ओपिनियन सुने, पाकिस्तान की जो बॉलिंग अटैक है वर्सेस इंडियाज लाइनअप, अगर उस पर्सपेक्टिव से मैच देखें तो आपका ओपिनियन क्या होगा और आप दोनों के ओपिनियंस के साथ एग्री करते हैं? नहीं, बिल्कुल वहाब भाई और राहुल भाई ने जो कहा है इससे अग्री भी करता हूँ कि दोनों टीमें जो है कुछ कुछ पॉजिटिव्स लेके जाएंगी. लेकिन इस मैच में जो लोग टीवी पे नहीं देख पा रहे हो या फिर मोबाइल में नहीं देख पा रहे हो,
गूगल पे स्कोर कार्ड से ज्यादा सर्च करने से ज्यादा तू वेदर अपडेट के बारे में सर्च कर रहे थे, इस तरीके का हाल बना हुआ था। तो मेरे ख्याल से हाँ, पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप के बारे में पिछले 1 महीने 1.5 महीने से बहुत सारे लोगों ने बात की हुई है कि है शाहिन शाह अफरीदी, डर लगेगा, खौफ है। वो खौफ दिखा है, वो आप माने या ना माने, लेकिन वो हमारे बल्लेबाजों में वो खौफ देखने को मिला है जो हाइप बना के। हालांकि जिस तरीके से शुरुआत में रोहित शर्मा बल्लेबाजी करने के लिए आए थे, थोड़ा लेट खेल रहे थे वो, लेकिन उसके बाद बारिश हुई, फिर वो आए, मोमेंटम बिगड़ गया। उसके बाद जिस तरीके की उन्होंने अनप्लेबल वो डिलीवरी उन्होंने डाली थी, तो मतलब वो तो ड्रीम विकेट ही एक तरीके से है। फिर उसके बाद विराट कोहली को हमने जल्दी खो दिया। थोड़ा सा सवाल जो है ना वो खड़े हो गए हैं कि हमारे टॉप ऑर्डर, जो कि हमारी कभी सबसे ज्यादा मजबूती हुआ करती थी, इनके बारे में बोला करते थे भाई हमारे टॉप ऑर्डर जैसा कोई बल्लेबाज नहीं। तो मुझे एक लगता है कि 23 साल के एक लड़के ने आपको हिला के रख दिया है। तो ये ना सिर्फ टीम इंडिया के लिए बल्कि अंदर मैनेजमेंट तक भी ये सवाल गया होगा कि अगर आप एक शाहिन शाह अफरीदी से इतना खौफ खाने लगे हो, ये तो चलो एशिया कप है, 7 बार के चैंपियन हम लोग हैं, आगे वर्ल्ड कप खेलना है यार। अगर इस तरीके से अगर हम लोग, ये तो झलकियां एक ट्रेलर टाइप का था, वो भी एक इनिंग्स का ट्रेलर है। हमारे गेंदबाजी कैसी गेंदबाजी करती, हमारे खिलाड़ी बहुत समय के बाद वापस आ रहे हैं, रिदम में होंगे या नहीं होंगे, बहुत सारे सवाल अभी भी अधूरे रह गए हैं। लेकिन वहीं पाकिस्तान के लिए इस मैच और पहली इनिंग से एक सवाल ये रह गया है कि हम, आपकी गेंदबाजी भले ही अव्वल दर्जे की हो, नंबर 1 हो, ये हो वो, स्पिन अटैक उतना ही ज्यादा वाहियात बनते जा रहा है। आप जिन खिलाड़ी पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, अगर वही मिडिल ओवर में विकेट्स नहीं निकालेंगे तो टीम इंडिया, मतलब इंडिया में आके फिर वो स्पिन ट्रैक पे आप कैसे गेंदबाजी करोगे। तो एक पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है दोनों टीमों के लिए। अच्छा, अब हम बात करें अगर इंडिया की, राहुल, तो आपको लगता है जो आपके बैटर्स हैं जैसे विराट कोहली हो गए, रोहित शर्मा हो गए, आपको लगता है क्योंकि जो पिछले ओडीआईज थे एशिया कप से पहले, वो उन्होंने इंडिया के मैचेस नहीं उसमें खेले, तो आपको लगता है कि उसकी दैट्स वन ऑफ द रीजंस कि शायद वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहे जिस तरह वो पहले करते थे? देखिए फर्क तो पड़ता है महक। इनफैक्ट अविनाश ने भी अभी जो बात करी कि स्लो आ रहे थे, वो क्या होता है कि आप टेंटेटिव थे, आप डबल माइंडेड थे, क्योंकि एक तो आपको पता है कि हिस्ट्री क्या रही है, स्पेशली लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स के अगेंस्ट। आज शाहिन शाह अफरीदी ने किया है, पिछले कुछ वक्त में हमने देखा है मोहम्मद आमिर ने भी किया है, ट्रेंट बोल्ट ने किया है, जेसन बेरेंडॉफ ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने तक किया हुआ है। तो ये मेंटल डीमंस थे। और जब आपने बहुत ज्यादा क्रिकेट ना खेली हो ना, और गेम टाइम जिसकी हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत आपके एक बैट्समैन है, वो फॉर्म में है या नहीं है, वो कॉन्फिडेंट है या नहीं है, वो सबसे ज्यादा पता चलता है उसके पैरों से। अगर आपके पैर चल रहे हैं तो आप, इसका मतलब आप कॉन्फिडेंट हैं। अगर आप आज रोहित शर्मा का देखें, रोहित शर्मा टेंटेटिव थे, उनके फुटवर्क से पता लग रहा था। शुभमन गिल जिस बॉल पे आउट हुए हैं, उन्होंने छोटी टांग निकाली, उन्होंने पूरा स्ट्राइड नहीं लिया था, वो आगे बॉल आई, आप डंडे पे खा गए। उसके बाद विराट की जो शॉट थी, वो दैट वाज एक्चुअली अ नथिंग शॉट। उस शॉट से आपको कुछ नहीं मिलता, उस शॉट से आपको कोई बाउंड्री नहीं मिल रही थी, उस शॉट से आपको कोई सिंगल तक नहीं मिल रहा था। उस शॉट पे ये था कि या तो आपका आउटसाइड एज होता या फिर इनसाइड एज होता। अब किस्मत की बात है कि इनसाइड एज हुआ और सीधे स्टंप्स पे जाके लग गया। तो जो बल्लेबाज थे आपके टॉप ऑर्डर, वो थोड़े से टेंटेटिव थे। वो कभी कभार ये होता है, ओकेजन भी होता है और बॉलिंग अटैक भी होता है। और दूसरी बात ये था कि जो जैसे आपने कहा, बहुत ज्यादा क्रिकेट आपने पीछे नहीं खेली है उन्होंने, ठीक है, उन्होंने व्हाइट बॉल, रेड बॉल, अगर आप देखिए वेस्ट इंडीज के साथ इंडिया ने आखिरी दौरा किया था, इन खिलाड़ियों ने, स्पेशली विराट एंड रोहित की अगर मैं बात करूं, तो पहला वनडेयर जो हुआ था वेस्ट इंडीज के साथ, उसमें विराट और रोहित ने बैटिंग ही नहीं करी थी। विराट ने तो बिल्कुल करी ही नहीं थी, रोहित बिल्कुल टुवर्ड्स द एंड आए। उसके बाद 2 वनडे उन्होंने छोड़ दिए दोनों बल्लेबाजों ने। जबकि पाकिस्तान के बल्लेबाज जो हैं या फिर गेंदबाज, उन्होंने सब कुछ खेला, स्पेशली फास्ट बॉलर्स और बैट्समैन। इवन बाबर आजम ने कोई मैच छोड़ा नहीं कि भाई हर मैच की अभी वैल्यू है, क्योंकि एक वर्ल्ड कप है, अगले 2-3 महीने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसे पहले भी ये बात हुई है, आप जितना खेलोगे आप उतना रवा होते रहते हैं। तो इट वर्क्स लाइक अ वेल ऑयल्ड मशीन। तो टॉप ऑर्डर आई थिंक होपफुली विद वक्त के साथ ये बेहतर हो।
वहाब भाई, आपको क्या लगता है, आपके ओपिनियन में क्या अपने प्लेइंग 11 को इस तरह डिस्टर्ब करना चाहिए? एक बहुत बड़ी टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान ने नहीं किया, लेकिन इंडिया ने हमने देखा है कि किया है, और उनकी बैटिंग में आज वो नजर आ रहा था। तो आपका ओपिनियन क्या होगा इस बात पर? देखिए, बिल्कुल इफ़ेक्ट करता है। ऑब्वियसली हमने देखा कि इंडिया ने अपने जो पिछले मेन ओडीआईज़ थे, उसमें अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट करवाया था, और ऑब्वियसली गोइंग इनटू अ बिग कॉम्पिटिशन यू नीड योर प्लेयर्स कि वो खेले, क्योंकि जो हमने पहले भी इस बारे में डिस्कशन की थी कि जितनी भी टी20 क्रिकेट हुई है, उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते 50 ओवर्स के साथ। तो ऑब्वियसली उसका खेलने का तौर तरीका डिफरेंट है, उसमें सिचुएशंस डिफरेंट है, उसमें थोड़ी लंबी बारी लेनी पड़ती है, विकेट पे रहना पड़ता है। सो आई थिंक दैट हैज़ इफेक्टेड इंडिया एज वेल। वो थोड़ा बहुत नज़र आ भी रहा था, बट ओवरऑल देखें तो देखिए सिर्फ अगर हम बात करें ओवरऑल, तो सिर्फ वो शुभमन गिल, रोहित और कोहली के अलावा बाकी शुभमन गिल और ये सारे लड़के तो रेगुलरली खेल रहे हैं, लेकिन एक मोमेंटम के लिए आपकी एक टीम 11 होती है जिसको आपको खिलाना पड़ता है। अच्छा, अब हम फर्दर अगर बात करें तो ईशान किशान और हार्दिक पांड्या से you cannot take credit away from them. I think जिस तरह उन्होंने इंडिया को the way they handled the pressure, the way they gave India the runs that they really badly needed at the time after losing their top order batters. लेकिन आपको लगता है, अविनाश, मैं आपसे पूछूंगी कि पाकिस्तान के जो पेस बॉलर्स थे वो पाकिस्तान के लिए डिलीवर कर रहे थे, उन्होंने ही पाकिस्तान के लिए सारी विकेट्स ली हैं इस मैच में। तो आपको लगता है कि जिस तरह बाबर आजम ने फिर शादाब को काफी ज्यादा ओवर्स दिए बॉल करने के लिए, फिर उसके बाद उन्होंने नवाज को भी ओवर्स दिए बॉल करने, तो आपको लगता है कि अगर आप देखें तो नसीम शाह भी हैं और हारिस रऊफ, उन्होंने फिर भी उनका एक एक ओवर रहता था एट द एंड ऑफ द इनिंग्स। तो आपको लगता है कि उन्हें अपने स्पिनर्स को लाकर इतने ज्यादा ओवर्स खिलाने चाहिए थे? He should have maybe just stuck to making his pace bowlers bowl in the middle as well, ताकि इतने ज्यादा रन्स कंसीड ना होते। You can't take credit away of course from Hardik Pandya and Ishan Kishan, लेकिन आपको क्या लगता है कि जो हालात वो थोड़ी डिफरेंट होते अगर ये स्ट्रैटेजी थोड़ी चेंज होती? नहीं, यहाँ से महक जो 2-3 बातें निकलेगी यहाँ से। पहला आपने ये कहा कि अगर आपने शादाब पेसर्स को लगाए होते तो शायद और अटैकिंग अप्रोच से जाते तो यानी कि आपको उनको अगर आप फुली यूटिलाइज करते। क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ बहुत सारे सोशल मीडिया पे यही सवाल आ रहे कि बाबर थोड़ा बैकफुट पे चले गए। ठीक है, बाबर थोड़ा बैकफुट पे, ये आपको लगता है। अगर वही शादाब खान अगर विकेट्स निकाल के दे दिए तो शायद कोई सवाल ये खड़ा नहीं करता वहां पे, है ना। और अगर उसने शादाब को दिया हुआ है, शादाब को दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। अगर उस बंदे ने पिछले मैच में 4 विकेट्स निकाले, ठीक है, विकेट्स निकाले और उसको दिया है, तो जाहिर तौर पे कि कप्तान को उस पर भरोसा है। कई दफा होता है कि काम कर जाता है और कई दफा होता है कि काम नहीं करता है। लेकिन यहां से सबसे बड़ी बात ये निकल कर आ रही है कि आपके शादाब खान जब बढ़िया बल्लेबाज का उनका सामना होता है तब आपकी स्पिन बॉलिंग अटैक थोड़ा सा कमजोर नजर आती है। मेन ये चीज है, ये चीज नहीं है कि विकेट्स नहीं निकाले, चलो आज नहीं निकाले कल को जाके निकाल लेंगे, तो किसी का भी दिन किसी दिन खराब हो सकता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि आपके पेसर्स ने हमेशा आपको अर्ली विकेट्स निकाल के दिए है। थोड़ा बहुत इस पे वर्क किया जा सकता है कि शादाब खान, क्योंकि एवरेज भी अगर आप देखेंगे पिछले वर्ल्ड कप से लेके अभी तक में, तो आपके जो स्पिनर्स है वो थोड़ा नहीं काफी ज्यादा खराब ही किया है उन्होंने प्रदर्शन। शायद बॉलिंग एवरेज में सबसे ज्यादा ही नीचे होंगे, पेसर्स में टॉप पे होंगे और स्पिनर सबसे नीचे होंगे। इन दोनों को जो है ना बराबर लेके चलना होगा, तभी जाके जो है आप कोई बड़ी टूर्नामेंट, बड़ी ट्रॉफी जीत सकते हैं। ये सिर्फ एक मैच के बिना पे, ये एक मैच की दिक्कत नहीं है, ये पूरे टूर्नामेंट को देखते हुए दिक्कत है। इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले हमें एक और एनालिस्ट हमारी ज्वाइन कर रहे हैं, पाकिस्तान के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं अब्दुल गफार। गफार, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच एंड हाउ राहुल एंड अविनाश। हेलो गफार भाई। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। गफार, अभी हम यही बात कर रहे थे अविनाश के साथ कि आपने नवाज और शादाब अपने स्पिनर्स को काफी ज्यादा ओवर्स दे दिया। आपके फास्ट बॉलर्स जो विकेट्स ले रहे थे, जो आपको विकेट्स अर्लियर ऑन दिलवा रहे थे, आपने उनको उनके ओवर्स मुकम्मल नहीं करने दिए। फिर अविनाश ने कहा कि शादाब खान ने पिछले मैच में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, 4 विकेट्स ली। तो मेरा जो आपसे क्वेश्चन ये है कि पिछले मैच में शादाब खान ने 4 विकेट्स ली थी, लेकिन मुल्तान की जो पिच है हमें पता है वो स्पिनर्स के लिए काफी बेनिफिशियल है। हमने पास में भी ये देखा है, श्रीलंकन पिच भी स्पिनर्स के लिए बेनिफिशियल है। लेकिन रिसेंटली पाकिस्तान की जो पेस बॉलर्स हैं उन्होंने वही थे जो श्रीलंकन पिच पे सक्सेसफुल हुए हैं। तो आपको लगता है कि
इस स्पेसिफिक मैच में शाहिद बाबर आजम को, शादाब खान और नवाज को इतने ज्यादा ओवर्स नहीं खिलाने चाहिए थे जब वो रन कंसीड कर रहे थे, और वो अपने पेसर्स को उनके ओवर्स कंप्लीट करवाते तो शायद इंडिया इतने ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर ना ला सकता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। 66 रन पर 4 विकेटें गिराने के बाद अगर आप बड़ी टीम को किसी को अलाउ करोगे कि वो 260 प्लस पोस्ट करे, तो ये अच्छी आपने जो है ना वो मैनेजमेंट नहीं की मुझे लगता है। लेकिन एक दो चीजें बड़ी जबरदस्त रही इस मैच में। ऑब्वियसली एवरीवन इज डिसअपॉइंटिंग कि हमें वो रन चेस देखने को नहीं मिला। इट वुड हैव बीन अ वेरी क्रिस्पी रन चेस के। एक जानिब इंडिया ने बहुत अच्छी सिलेक्शन की, पाकिस्तान की बैटिंग में डेप्थ बहुत थी, फिर बाबर आजम फैक्टर, तो बहुत सारी चीजें थी। हम तो पूरे मुकाबले देन में बना रहे थे कि क्या हेड टू हेड होगा, बट इवेंचुअली वी आर डिसअपॉइंटेड कि कुछ हुआ नहीं। आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद इंडियन मैनेजमेंट, क्योंकि मुझे उनकी पॉलिसी बहुत अच्छी लगी कि उन्होंने पाकिस्तान की तरह 24 घंटे पहले टीम अनाउंस नहीं की। उन्होंने वेट किया और कंडीशंस को रीड करके, हालांकि पटेल का ऑप्शन उनके पास मौजूद था, बट दे ऑप्टेड फॉर शार्दुल ठाकुर। मुझे थोड़ा सा एक प्रॉब्लम ये है पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट से आज कि हमने 24 घंटे पहले टीम अनाउंस कर दी। शायद ये टेस्ट मैचेस में एक रवायत है बहुत सारे टेस्टिंग नेशन की, पर मुझे लगता है बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप 24 घंटे पहले टीम अनाउंस कर रहे हो, कंडीशंस आपको नहीं पता बारिश होगी नहीं होगी, ये मुझे समझ नहीं आया। लेकिन बहरहाल हम थोड़े से हम प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं कभी कभी पाकिस्तान, कि हम ना एक बड़ा डिसीजन नहीं कर पाते। मुझे लगता है जैसे ना आज के मैच में अगर शायद कोई और टीम होती तो आज हम शायद नवाज की जगह फहीम अशरफ या वसीम जूनियर को खिलाते, कंडीशंस को देखते हुए और ये देखते हुए कि भारत की स्ट्रेंथ, और ये भी देखते हुए कि ईशान किशन लेफ्ट हैंडर मौजूद है, तो हमने फिर मिड ऑर्डर में ही बॉलिंग करानी थी, तो फिर हम नवाज को भी और लेग स्पिनर, शायद हमारे पास ऑफ स्पिनर होते तो शायद हम उनको ट्राई आउट करते। और इवन मुझे ये भी हैरत हुई कि आपने इफ्तिखार को इस्तेमाल ही नहीं किया, और ये एक अलग बहस है कि नसीम शाह को आप फर्स्ट ओवर में लेकर आए जब उसके सिर्फ 5 ओवर हुए हुए थे। ये भी मुझे समझ नहीं आया कि बहुत पहले उनको 2-3 ओवर करवा देने चाहिए थे। लेकिन एक चीज जो मुझे लगता है, मुझे आई एम श्योर के अविनाश तो बिल्कुल एग्री नहीं करेंगे, शायद राहुल मेरा पॉइंट समझ जाए, क्योंकि मैं आप एक बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट कर रहा हूँ। आई थिंक पाकिस्तान ने चाहे 66 पे 4 के बाद 200 जो है ना वो 60 प्लस करा दिए, बट वो जो पाकिस्तान बॉलिंग का जो एक कह लें एक धाक कह लें जो इन्होंने शुरू किया है 2 साल से, कि शाहीन, नसीम, हारिस जो एक टॉप ऑर्डर पे प्रेशर डालते हैं। क्योंकि देखिए हमने देखा है 2019 में कि जो रोहित शर्मा किस तरह उन्होंने पाकिस्तान बॉलिंग को बिल्कुल फ्लैट किया, हमने देखा है कि ओवर द ईयर विराट कोहली किस तरह डोमिनेट करते हैं। बट ये जो ट्राइका है पाकिस्तान का जिसमें शाहीन, हारिस, नसीम है, आई थिंक वो एक साइकोलॉजिकल बैटल पाकिस्तान के फास्ट बॉलर ने आज भी जीता, और ये आइंदा होने वाले मैचेस में भी, चाहे वो 9 वाला मैच हो, आपका 17 अगर होता है या 5 अक्टूबर, मुझे लगता है कि ये चीज तभी भारत के ऊपर रहेगी कि शाहीन की जो एक सुपरमेसी कह लें, उनका जो स्किल लेवल है, रोहित शर्मा को स्टिल उन्होंने फिर आज काफी परेशान करके आउट किया। विराट कोहली की आउट होने से पहले भी जो है सवाई कवर ड्राइव बहुत अच्छी थी, लेकिन शाहीन अपने टॉप ऑफ द गेम नजर आए। तो मुझे लगता है ये एक साइकोलॉजिकल बैटल जरूर जीता है शाहीन और फिर हारिस और नसीम ने। हमारी स्पिन के अंदर बहुत प्रॉब्लम है और इस पे बहुत काम होना है, और आई एम श्योर कि राहुल को और नवीनाश को पता है। मैं तो कब से बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पर कि भाई कोई स्पिन बॉलिंग कोच लगा दो, हमारे पास वो स्पिनर्स नहीं है। वी नीड अ स्पेशलिस्ट स्पिन बॉलिंग कोच। वी लेट सकलैन भाई गो, उसकी भाई भी कहीं हायर हो जाए, हमने किसको हायर करना है। बिल्कुल गफार भाई, एक्चुअली आपके ज्वाइन करने से पहले ही हम ये बात कर रहे थे और आपने कहा कि अविनाश आपके पॉइंट के साथ एग्री नहीं करेंगे, बट आई थिंक अविनाश आपने कहा था कि ये काफी एक साइकोलॉजिकल चीज बन चुकी है इंडियन टीम के लिए, कि पाकिस्तान के पेस बॉलर्स स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के अगेंस्ट वो काफी एक साइकोलॉजिकल चीज बन गई है। तो राहुल, पहले आप मुझे बताएं कि आप अब्दुल गफार की जो बात है वो आप उसके साथ बिल्कुल एग्री करते हैं या आपके पास कोई अपोजिंग ओपिनियन है? नहीं, अगर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर्स, अगर शाहीन शाह की, अगर शाहीन अफरीदी की आप बात कर रहे हैं तो मैं मानूंगा काफी हद तक। और लोग बोल रहे थे कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा। अगर कोई इंडियन फैन होगा वो एक्सपेक्ट तो मुझे नहीं पता, बट उसको इस बात का खौफ जरूर होगा, इस बात का डर जरूर होगा। बट क्योंकि आपने शाहीन की बात करी है तो मैं ये अभी इसी शो में मैंने थोड़ी देर पहले भी ये बात कही थी, इट इज नॉट जस्ट विद शाहीन अफरीदी। अगर आप थोड़ा सा और पीछे चले जाएं, जितना पीछे जा सकते हैं आप उतना पीछे चले जाएं, इंडियन ओपनर्स, टॉप ऑर्डर बैटर्स जो हैं, मोहम्मद आमिर लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, उन्होंने भी परेशान किया है। ट्रेंट बोल्ट ने आपको अक्सर परेशान किया है, आपको जेसन बेरेंडॉफ एक बार यहाँ आए थे, उन्होंने भी कंडीशंस मिली, उन्होंने भी आपको परेशान किया। तो सो मच सो कि आप देखिए आपने एक एक्सटेंडेड
एक पूरा एक आपने एक बूट कैंप टाइप आपने बैंगलोर में लगाया इस एशिया कप से पहले। वहां पे आपने यश दयाल के साथ आप गए, अनिकेत चौधरी के साथ गए, क्योंकि आपको तैयारी करनी थी उनके लिए, शाहीन अफरीदी के लिए। और इट इज नॉट जस्ट कि शाहीन अफरीदी, आपको आगे मिचेल स्टार्क को भी खेलना है ऑस्ट्रेलिया से। तो जो भी लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर उस एंगल से बॉल डालेगा राइट हैंडर को, और उसका बॉल पढ़कर सीधा होगा या अंदर आता है, तो उसने अक्सर इंडियन टॉप ऑर्डर बैटर्स जो हैं उनको परेशान किया है। फिर चाहे वो रोहित शर्मा रहे हों, शुभमन गिल को हमने देखा आज, उसके बाद हमने देखा है कि इवन केएल राहुल भी इस बात से इस प्रॉब्लम से जूझते रहे हैं। बट ये तो एक टेक्निकल डेफिशिएंसी है, और क्या होता है वक्त के साथ अगर ये हर रोज होने लगे तो ये आपके जहन में बात बैठ जाती है। तो आप अगली बार जब मैच खेलने जाएंगे तो ये बात आपको सताएगी, आपको उस मैच से पहले तैयार करना पड़ेगा। मुझे याद है मोहम्मद इरफान भी जब जी राहुल, आप मुझे बताएं कि जो कोहली वन डाउन खेल रहे हैं ये क्यों हो रहा है, और आप मुझे थोड़ी सी इंडियन साइड की कैप्टनसी जिस तरह वो टीम अपनी उन्होंने जो डिसीजंस बनाया उसके बारे में भी मुझे थोड़ा सा बताएं। देखिए, मैं विराट कोहली नंबर 3 इसलिए खेल रहे हैं कि क्योंकि विराट कोहली दुनिया में नंबर 3 पर ही इस पूरे जब से वो खेलते आ रहे हैं, ही इज बीन द बेस्ट, और वो उनका पोजीशन है, इसलिए वो खेल रहे हैं। आज रोहित शर्मा और शुभमन गिल, आपका टॉप ऑर्डर तो एटलीस्ट यही रहता है। सवाल ये था कि ईशान किशन कहाँ पे खेलेंगे, क्योंकि ईशान किशन को इंडिया ने थोड़ी बहुत अपॉर्चुनिटीज दी थी टॉप ऑर्डर में, और उनके रन भी हैं टॉप ऑर्डर में एज एन ओपनर। उन्होंने एक दोहरा शतक भी लगाया, 200 डबल 100 मारा था उन्होंने। तो विराट के लिए कोई दिक्कत नहीं है, पोजीशन आपकी वही रहेगी। ऐसा नहीं है कि आप पाकिस्तान के साथ खेल रहे हैं, शाहीन अफरीदी सामने आ रहे हैं तो आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दीजिए, तो वो नहीं है। तो रोहित शर्मा और विराट कोहली अगर आपके ये दो बड़े बल्लेबाज हैं, आप इनसे रन्स एक्सपेक्ट करते हैं। अगली बार जब आप अगला मैच खेलने जाएंगे पाकिस्तान से, तब भी ये बातें मैच से पहले कही जाएंगी कि शाहीन अफरीदी हैं, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, बॉल गिरेगा अंदर आएगा, आप कहीं बाहर ना चले जाएं। तो अगली बार भी होगा, बट जरूरी नहीं है कि अगली बार भी आप ऐसे ही आउट हो, और हो सकता है अगले मैच में आप विराट के रन हो, शुभमन गिल के रन हो, रोहित शर्मा के रन हो, बट जहन में ये मेंटल डीमंस हैं, ये अच्छा आज नहीं बने हैं, ये बहुत वक्त से बनते आ रहे हैं। बिल्कुल, वो बिल्डअप हो जाता है जब आपके दिमाग में एक चीज होती रहती है तो वो बिल्डअप हो जाता है। अच्छा अविनाश, आप मुझे बताएं, जो एक्स्ट्रास पाकिस्तानी आज कराए, हमें पता है कि एक्स्ट्रा से गेम काफी बदल भी सकती है। अब जब एक्स्ट्रास कराते हैं तो वो आपके लिए बहुत डैमेजिंग होते हैं। तो जो पाकिस्तान ने आज एक्स्ट्रास कराए हैं उसके लिहाज से आप क्या कहेंगे? कंट्रोल करें, डिसिप्लिन रखें, मतलब अनुशासित गेंदबाजी करें, इससे ज्यादा क्या ही कहूंगा। मतलब हाँ, मतलब कंट्रोल करें जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि यही बाद में चुभता है। आप डिफेंड आप चेज करने के लिए जा रहे थे, हो सकता था कि आपको मुश्किल हो सकता था, क्योंकि हमारे पास भी गेंदबाज है, ऐसे नहीं है। तो ये सब चीजें कंट्रोल करने वाली है, और बड़े टूर्नामेंट है, बड़े चीजों में तो एक एक रन मैटर करता है। तो एक्स्ट्रास तो हमेशा आपके पास, आप किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज क्या है नहीं है, सब चीज आपका डिफाइन करता है। पता चले कि लगवाई दे रहे हो, नो बॉल दे रहे हो, ये दे रहे हो, तो कंट्रोल करने वाली चीज है। ये कोई कोच बताने नहीं आएगा या कप्तान बताने नहीं आएगा, ये हर गेंदबाज के दिमाग में होना चाहिए कि भाई रन खा लो, बाउंड्री लग जाए अलग बात है, एक्स्ट्रास काफी ज्यादा चुभता है। बिल्कुल, एक्स्ट्रास और फील्डिंग की अगर हम बात करें, जो मिसफील्ड्स भी होते हैं साथ में। अच्छा गफार, आप मुझे बताएं, अब मेन बात ये करते हैं कि हमें पता था कि बारिश की प्रेडिक्शन थी, पहले से ही थी, काफी अरसे से थी, बात कर रहे थे, बात चल रही थी कि लोकेशन चेंज होनी चाहिए। तो आप क्या कहेंगे कि बीसीसीआई का जो ये डिसीजन था, हमें पता है कि पूरी दुनिया वेट कर रही होती है पाकिस्तान और इंडिया के मैच के बारे में, पहले से पता था कि बारिश होगी, तो आपको लगता है कि बीसीसीआई को डिसीजन लेना चाहिए था कि वो मैच की लोकेशन चेंज कर देते, और जो अभी भी आज के दिन भी पता चल रहा था कि बारिश बार बार आके डिस्टर्ब कर रही थी, तो आपको लगता है कि लिमिटेड ओवर्स की उन्हें गेम रखनी चाहिए थी? अगर 20 ओवर्स की गेम रखते तो आपको डिसीजन भी मिल जाता, आपके पास एक रिजल्ट भी होता, और मैच एक इनिंग्स के बाद कैंसिल ना होता विदाउट अ रिजल्ट। देखिए, कलेक्टिव एफर्ट था ये, तो डिसीजन था बाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल का, नॉट ओनली बीसीसीआई, जो कि एसीसी का इवेंट है। पाकिस्तान ने अपना केस लड़ा था, जो नजम सेठी साहब ने भी आज फिर बोला कि मैचेस यूई में होते हैं और वहां शायद क्राउड इंटरेस्ट भी बहुत होता है और आपका वेदर भी क्लियर है, और 20 आवर्स तो नहीं हो सकता था क्योंकि वर्ल्ड कप जस्ट राउंड द कॉर्नर, तो आपको वनडे फॉर्मेट ही खेलना था, और उसी के लिए लिमिटेड ओवर्स कर सकते थे क्योंकि जिस तरह बारिश की सिचुएशन थी।
देखिए एक दिन पहले बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आज सुबह अब एकदम से वेदर चेंज हुआ, क्योंकि कैंडी और फिर पाले के लिए में कुछ फासला है, पाले के लिए बेहतर कुछ रेन फोरकास्ट थी, लेकिन ये पता था कि मैच के आखिर में बारिश होगी, लेकिन बारह उम्मीदें ये थी कि शायद मैच बारिश थम जाएगी और आपको ऐसा रिजल्ट मिल जाएगा। तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट, लेकिन इसका आपके हाथ में नहीं है, आप कर नहीं सकते। शायद अगर आप उस पर डिसीजन लेते यूई का, तो 12 लाख तो खैर जो बात हो गई सो हो गई। लेट्स होप कि आगे जो आपके मैचेस हैं उनमें बारिश ना हो, क्योंकि अगर बारिश हुई, स्पेशली जो आने वाले मैचेस हैं खासतौर पर इंडिया पाकिस्तान जिसका दुनिया वेट करती है, तो फिर बहुत ज्यादा तनकीद होगी, तो सही ऑलरेडी ये बात अब डिस्कस हो रही है। लेकिन आई थिंक 12 जहां पाकिस्तान इंडिया होते हैं वहां ये प्रॉब्लम आती है। आई थिंक ये भी हाइब्रिड मॉडल भी एक नई चीज आ गई और हमने देखा कि चले पाकिस्तान में मैचेस भी हो गए, यहाँ भी मैचेस हो रहे हैं, तो आइडियल सिचुएशन तो खैर ये नहीं है। मैं तो फिर कहूंगा, जैसे बाबर ने कहा कि अगर भारतीय टीम भी पाकिस्तान आती और ये मैच पूरे, जैसे बाबर ने कहा कि एशिया कप यहाँ होता, तो ये एक आइडियल सिचुएशन थी, जैसे पाकिस्तान भारत खेलने जा रहे हैं। बट भारत अब इसका कभी ना कभी कोई हल निकले, लेट्स होप। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट जरूर है, और ये एक मैच के अंदर तो चले लोगों ने शायद इसको सह लिया कि अभी एक मैच और बाकी, लेकिन अगर दूसरा मैच भी वॉश आउट हो गया तो फिर मुझे लगता है काफी बातचीत हो सकती है। तो लेट्स होप कि ऐसा ना हो। बिल्कुल, डेफिनेटली फैंस तो मैं बहुत ही डिसअपॉइंट होंगे। जी राहुल, आप बोलें, प्लीज बोलें। मैं जस्ट टू ऐड टू योर पॉइंट, क्योंकि आपने इस बात का जिक्र किया, मैं आपको याद दिला दूं, काफी लोगों को हो सकता है ना पता हो, जब एशिया कप का स्केड्यूल आया तो कहीं से हमें पता लग गया था, पहले पता लग गया था कि एशिया कप का स्केड्यूल क्या है। तो ओरिजिनली जो प्लान था वो ये था कि ये मैचेस डम्बुला में खेले जाने थे, बट क्योंकि एक ये भी है, रीजंस क्या रहे होंगे मुझे नहीं पता, बट इंडिया ने पिछले 12-13 साल से डम्बुला में मैच कोई खेला ही नहीं है। श्रीलंका जाते हैं, अक्सर हम जाते हैं, बट हम लोग वहां पे मैच हमने काफी वक्त से नहीं खेला है। तो लास्ट मोमेंट पे, इनफैक्ट जब दोपहर तक भी, जब शाम में ऑफिशियली जब स्केड्यूल अनाउंस हुआ, दोपहर में तक भी ये था कि डम्बुला में मैचेस थे। खैर वो अलग बात है। और दूसरी चीज जो आपने बोला, एक दिन ऐसा होता है कि ब्रॉडकास्टर्स भी होते हैं, तो सडनली ऐसा नहीं होता है कि ब्रॉडकास्टर फटाक से आज उठे और सारा सामान लेके डबोला चले गए, किसी और कोलंबो चले गए, किसी और वेन्यू पे। तो ये जस्ट टू नहीं, मेरा मतलब है उससे पहले अगर वो ये नहीं मैं समझ गया, नहीं मैं समझ गया। मैं क्योंकि हो सकता है, देखिए मैं, ये जरूरी नहीं है, हो सकता है ये ब्रॉडकास्टर का प्रेफरेंस रहा हो कि हम पल्लिकल में करते हैं। अच्छा राहुल, सबसे पहले तो मैं आपसे पूछूंगी कि जो हमने सो फार पहली इनिंग्स जो मुकम्मल हुई थी, मैच देखा था, तो आपको क्या लगता है फ्रॉम व्हाट वी डिड एक्सपीरियंस कि मैच कौन सी टीम के फेवर में ज्यादा था, पाकिस्तान या इंडिया के फेवर में? अगर मैच कंप्लीट होता तो आपकी क्या प्रेडिक्शन थी कि कौन जीतता? दोनों टीमें कुछ ना कुछ इस मैच से लेकर जा रही हैं, जैसे शुरुआत में भी कहा, पॉजिटिव्स भी और नेगेटिव्स भी। पाकिस्तान ये सोचेगा कि यार ये मैच हमारी मुट्ठी में था, बट वी लेट देम ऑफ द हुक। पाकिस्तान को अगर ये मैच हर हालत में करवाना ही पड़ता, तो उसमें ये था कि रेन कर्टेल्ड मैच है। कभी कभार ये होता है कि आपको 270 रन बनाने हैं 50 ओवर में, वो मुश्किल हो जाते हैं, बट जब स्कोर जो है 240 ओवर में बनाने पड़ते आपको, वो आसान हो जाते हैं। ऊपर से मुझे लगता है पाकिस्तान को पता था स्कोर, इंडिया डेफिनेटली ये मैच चाहता, ये मैच डेफिनेटली इंडिया चाहता, क्योंकि आपकी पाकिस्तान की बल्लेबाजी, बैटिंग भी टेस्ट होती। फखर जमान के बहुत ज्यादा रन नहीं है पीछे, अगर आप मुड़ के देखें। इमाम के रन है, उनका स्ट्राइक रेट का एक इशू रहता है। बाबर आजम पे बहुत ज्यादा ये टीम डिपेंडेंट है। रिजवान है, तो उस लिहाज से आई थिंक दोनों टीमें चाहती कि ये मैच हो, और दोनों टीमें अपनी फैंसी करती चांसेस कि हम ये मैच जीत सकते हैं। मैं कहूंगा कि मैं इंडिया के ड्रेसिंग रूम में होना बेहतर पसंद करता, क्योंकि मेरे पास स्कोर है। अब मैं बता रहा हूं कि मेरा बॉलिंग अटैक जो है वो पाकिस्तान से बेहतर है। पाकिस्तान का पेस अटैक बेहतर हो सकता है, किसी भी कहते हैं कि सबसे अच्छा हो सकता है, बट अगर आप ओवरऑल बॉलिंग अटैक देखें, वो इंडिया का ज्यादा कंप्लीट दिखता है विद कुलदीप यादव। पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक है उसमें स्पिनर्स बैलेंस ऐड करते हैं, क्योंकि वो बैटिंग कर लेते हैं अच्छी। बट अगर आप बॉलिंग अटैक देखें, मोहम्मद सिराज द मोस्ट इम्प्रूव्ड, वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड फास्ट बॉलर्स इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स। बुमराह हालांकि बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, बट वो पेडिग्री और एक रेपुटेशन के साथ आते हैं। मोहम्मद शमी विद दैट न्यू बॉल क्या कर सकते हैं सबको पता है। कुलदीप यादव ये है कि अगर उनका बॉल ग्रिप करता, हालांकि वो है कि द मोमेंट बॉल किसी भी हालत में आउटफील्ड में जाता, थोड़ा बहुत गीला होता, और अगर गीला होता तो थोड़ा उसका काफी हद तक इफेक्ट निकल जाता है। तो पाकिस्तान ये बोलता कि यार गीला बॉल, टर्न ज्यादा नहीं होगा, इवन फास्ट बॉलर का भी बॉल स्किड करेगा,
तो थ्रू द लाइन खेलना आसान रहता है उसमें। तो इसीलिए पाकिस्तान भी उस पोजीशन पे होना चाहता, इंडिया भी होना चाहता। और मैं बट अगर आप मुझसे पूछे, आई वुड हैव स्टिल प्रेफर्ड टू बी इन दैट इंडियन ड्रेसिंग रूम। इंडियन ड्रेसिंग। ओके, गफार आप अपना प्लीज ओपिनियन मुझे दें, आपको क्या लगता है कि बॉल कौन सी साइड की फेवर में थी? आप राहुल के साथ एग्री करते हैं उनकी बात के साथ? देखिए, अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ बॉलिंग कर रहा है और 260 या 66 के लगभग आप उनको रिस्ट्रिक्ट कर लोगे, आई थिंक पाकिस्तान विल डेफिनेटली टेक दिस एनी टाइम और एनी डे, क्योंकि आप भारत की इस बैटिंग लाइन से एक्सपेक्ट करते हो कि एक बड़े मैच में वो एटलीस्ट 300 के लगभग या करीब रन करेंगे। गो कि हम सबको पता है कि श्रीलंका में दे आर नॉट नोन फॉर वेरी हाई स्कोरिंग मैचेस। उनके पिचेस की जो हमेशा से एक शनाख्त रही है वो यही है कि आप बड़ी कंपेटिटिव फील्ड होती है और यहाँ बैटिंग के लिए आपको ठीक ठाक मेहनत करना पड़ती है। बट आई थिंक पाकिस्तान, मैं अगेन इस पॉइंट को रिपीट करूंगा, बहुत अरसे बाद पाकिस्तान के पास एक ऐसा पेस अटैक आया है जिसने अब एटलीस्ट इंडिया को जो है वो परेशान किया है टॉप ऑर्डर में। क्योंकि ये जो बड़े प्लेयर्स हैं, रोहित शर्मा या शुभमन गिल की बात करो, फिर विराट कोहली, जिनको हमने हमेशा देखा है पाकिस्तान के खिलाफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस, आई थिंक उनको आप अब कहीं ना कहीं अंडर प्रेशर ला रहे हो कुछ अरसे से। जो बड़े मैचेस हैं, जो वर्ल्ड T20 एशिया कप, इवन जो लास्ट वर्ल्ड T20 था, वहां भी एक आउट ऑफ स्पिन इनिंग विराट कोहली ने खेली, पाकिस्तान ने वो मैच बिल्कुल आखिर तक लेके गए और एक अच्छा मैच हुआ। भारत ने बहुत अच्छा वो मैच जीता। बट मैं इस चीज को जरूर देखूंगा कि वो प्रेशर जो है वो पाकिस्तान ने मेंटेन ही किया और शायद भारत ये जरूर सोचेगा कि क्या हर मैच में आपको मिडिल ऑर्डर इस तरह रेस्क्यू कर सकता है। ईशान किशन की जरूर अपनी प्लेस एक आज कंफर्म हुई, पर वो जो बड़े नाम है आपके जिनके खिलाफ अगेन पाकिस्तान के पेसर्स ने डोमिनेट किया, पाकिस्तान डेफिनेटली विल टेक वेरी पॉजिटिव फ्रॉम दिस कि हम ये दोबारा भी रिपीट करेंगे और इस बार नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा हुआ तो हमारी जो गलतियां थी उसको हम सुधार लेंगे। शायद टीम कॉम्बिनेशन में बेहतरी लाए या हम अपने स्पिनर्स से कुछ बेहतर परफॉर्मेंस पैक करें। हाँ, जहां तक बात है 266 चेस करने की, यू नेवर नो विद पाकिस्तान बैटिंग ओवरऑल, बट ये जो टीम है बाबर आजम की, आई थिंक इसके अंदर जो सबसे बेस्ट चीज जो उसने अचीव की है, जिसकी वजह से ये कंसिस्टेंट भी है, रैंकिंग्स भी हैं, वो उसका बिलीव है कि शायद ये एक पुरानी 5-6 साल पुरानी पाकिस्तान टीम होती तो शायद हम सोचते कि पता नहीं पाकिस्तान क्या कर पाएगा, रन हमारे नहीं बनते। बट ये जो टॉप 3 हमारा, बेशक जो 7 मैचों में रन नहीं है मामूला, सॉरी फखर के, बट उससे पहले 3 लगातार अगेंस्ट न्यूजीलैंड 180 किया हुआ है। तो यू नेवर नो विद फखर जमान कि वो एक इम्पैक्ट प्लेयर है। तो पाकिस्तान विल डेफिनेटली पुट फैंसी देयर चांसेस कि हम अच्छा टॉप 3 हमारे पास मौजूद है। देन पाकिस्तान हैव अ डेप्थ इन देयर बैटिंग कि 8वें 9वें नंबर पे आपके 7वें 8वें नंबर पे शादाब और नवाज आते हैं और इनकी फॉर्म पिछले हफ्ते में शादाब नवाज की ओवरऑल ठीक रही। तो आई थिंक बहुत क्लोज कॉन्टेस्ट होता है मेरे ख्याल में और पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ शायद यहाँ पर आपको काम आती, बट चूंकि हुआ नहीं, टेस्ट नहीं हुआ, तो एक वो चीज रहेगी। बट पाकिस्तान की बॉलिंग ने आई थिंक जो पेसर्स ने किया, आई थिंक पाकिस्तान उस पर खुश होगा, लेकिन हमारे जो स्पिनर्स हैं उन पर डेफिनेटली बहुत काम करने की जरूरत है और ये एक कंसर्न दोबारा से आज रेज हो गया है और इस पर सवाल उठेंगे। नहीं, लेकिन आप जनरली तो आपको लगता है कि पाकिस्तान ये मैच एज आउट करके ले लेता अगर कंप्लीट होता? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की बैटिंग डेप्थ और फिर टॉप 3 की कंसिस्टेंसी देखते हुए और फिर इसमें और कंडीशंस गफार भाई, कंडीशंस नहीं था। चलिए, हमारे पास 2 अपोजिंग और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आए हैं, बट 2 वेरी वेरी वैलिड पॉइंट्स। हम पूछते हैं अविनाश से। अविनाश, आपको क्या लगता है अपने दोनों के ओपिनियंस के लिए? कंडीशंस भी आप अगर देखें तो कंडीशंस भी पाकिस्तान के को फेवर करती हैं। इट इज जस्ट दैट कभी कभार क्या होता है, स्पोर्ट है ना, कोई भी स्पोर्ट मोमेंटम पे बहुत ज्यादा खेला जाता है। आप ये भी कह सकते हैं कि एक वक्त पे लग रहा था 325 जा रहा था स्कोर आपका, बट आपने फिर भी 270 266 पे रिस्ट्रिक्ट कर लिया था। बट आप ये भी देखिए आप कहां से आए हैं, तो मोमेंटम जो है इंडिया लेकर जा रहा था। बट कंडीशंस डेफिनेटली आई एग्री कि कंडीशंस जो है वो पाकिस्तान को फेवर करती। ऑब्वियसली गेम वहां से भी टर्न अराउंड हो सकती है। तो अविनाश, आप मुझे बताएं कि आपने दोनों के स्लाइटली अपोजिंग ओपिनियंस तो सुननी है, तब आपका क्या इसमें राय है कि आपको क्या लगता है कौन सी टीम ये जीत हासिल करती है अगर मैच मुकम्मल होता, जहां तक हमने मैच देखा था उससे? कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन जीतता नहीं जीतता, ये एक अलग टाइप का प्रेडिक्शन है। बट हाँ, जिस तरीके से अभी हमारे 2 सीनियर जर्नलिस्ट भाई ने बोला है, मैं उससे अग्री भी करता हूँ कि जिस तरीके से मोमेंटम था शुरुआती के 10 ओवर्स अगर आप भारतीय टीम का देखेंगे तो कंधा हम लोगों का काफी ज्यादा झुक गया था। लेकिन उसके बाद जब इनिंग्स खत्म हुई है तो कहीं ना कहीं हमारा ड्रेसिंग रूम का जो कंधा है सबका उठा हुआ होगा। जब आप कॉन्फिडेंस है नहीं कि हम कर सकते हैं यार, क्योंकि 66 से 266 तक जाना ये बहुत बड़ी बात हो जाती है, वो भी हाई इंटेंसिटी वाले मुकाबले में। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, कोई भी टीम कमजोर नहीं होती है और 266
इस पाकिस्तान से अगर आप खेल रहे हो तो 266 अदर टीम की तुलना में आप 20 रन और बढ़ा दो, क्योंकि पाकिस्तान के पास पेसर है, वो आप खेलने से पहले 1 डाउन हो जाते हो क्योंकि उनके पास शाहीन अफरीदी है। तो जाहिर तौर पे कि हमें ऐसा लगता है कि हम लोगों ने इतने रन जरूर बना लिए थे कि हमारे गेंदबाजों के लिए कुछ बचा हुआ था, तो कंधा हम लोग का उठा हुआ था, कॉन्फिडेंस था, बस डिलीवर करना था। बुमराह, इसके सिराज, बहुत बड़े बड़े नाम है, क्योंकि सिराज अभी वर्ल्ड रैंकिंग में नंबर 2 पे है। तो मेरे ख्याल से प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोग अच्छा कर सकते थे, बस शुरुआती के उनके टॉप ऑर्डर को उड़ाना था। अगर ये कर लिए होते तो प्रेशर पाकिस्तान पे, चाहे कितनी भी बैटिंग डेप्थ इन लोगों का हो जाए, टेस्ट ज्यादा नहीं हुआ है, परीक्षा ज्यादा नहीं हुआ है। आप शदाब खान, नवाज और लोगों गा रहे हो, अगर आपके फखर जमान, बाबर रन नहीं बनाए, हमने देखा है अभी अफगानिस्तान वाली सीरीज में, अभी मुकाबले में देखा, एक बाबर आउट हुआ, 4 लगातार निकल लिए, तो बस 3 को आउट करना था। उसके बाद हाई इंटेंसिटी मैच में प्रेशर को हैंडल करना बाकी बच्चों से बड़ा मुश्किल काम हो जाता। तो मैं 60-40 इंडिया पाकिस्तान को दूंगा। I mean, ये जो आपका आखिरी पॉइंट था ये पाकिस्तान की टॉप ऑर्डर के बारे में, और अगर वो आउट हो जाते तो ऑब्वियसली ट्रबलसम हो जाता, उसके बाद चलिए हमारे पास 3 ओपिनियंस आ गए थे इस मैच के बारे में। अनफॉर्चुनेटली मैच खत्म नहीं हो सका, लेकिन हमने बहुत अच्छी डिस्कशन की है इन डिटेल पहली इनिंग्स के बारे में। मैं आप सबका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आपने हमें ज्वाइन किया। वी हैड राहुल रावत एंड अविनाश आर्यन विद अस, जो इंडिया के सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अब्दुल गफार साहब, जो हमारे पाकिस्तान के बहुत बड़े सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं। थैंक यू सो मच एवरीबody for joining us, and hopefully I will see you all next time. Thank you. Well, that's it with the discussion on the Pakistan versus India match. But I will see you all next time. अब हम अगली दफा मिलेंगे जब पाकिस्तान का अगला मैच होगा उसके प्री शो में. So if you like today's discussion, then do tune in next time with me and our special panelists that we will have in line. Thank you, take care, and goodbye.